हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम अभी अपने चैनल के नाम को चुनने में थोड़ा समय ले रहे हैं। तब तक के लिए आप चैनल के अनौपचारिक नाम ममता पांडे को ही चैनल का नाम समझें। इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि इस प्रकार की वीडियोस आप तक निर्बाध रूप से पहुंचती रहे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आने पर आप लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ इसे साझा करना ना भूलें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और आज का विषय है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आपको इस चित्र से भी समझ आ रहा होगा, आज हम सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में ही बात करेंगे। भारत में सिंचाई परियोजना को सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित करा जाता है। यानी कि परियोजनाओं को हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं। सिंचित क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र है, तो क्षेत्र में वृहद सिंचाई परियोजना तो ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि होगी तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर आ जाएगी। इसका माध्यम रहेगा नहरों से सिंचाई होगी। और मध्यम सिंचाई परियोजना का एरिया रहेगा 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य की भूमि और इसका माध्यम रहेगा छोटी नहरें। लघु सिंचाई परियोजना, इसका जो एरिया रहेगा 2,000 हेक्टेयर से कम की भूमि रहेगी और इसका माध्यम रहेगा कुएं, नलकूप, ड्रिप सिंचाई और तालाब। ठीक है। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना का विकास देखते हैं। विकास किस प्रकार से हमने बांधों के रूप में देखा। वर्ष 1927 में मुरैना जिले में निर्मित पगारा बांध, पगारा एक बांध का नाम है, इसे प्रदेश की सिंचाई परियोजना का प्रथम वृहद उदाहरण मानते हैं। पहला उदाहरण कौन सा है? पगारा बांध। ठीक है। इसके बाद वर्ष 1933 में पलकमती, रायसेन और मुरुम नाला, बालाघाट में सिंचाई टैंकों का निर्माण किया गया। तो हम एक बार मुरैना, एक बार रायसेन और बालाघाट, तीन जगहों को अच्छे से देख लेते हैं। मुरैना, रायसेन, बालाघाट मैप में देख लेते हैं, याद हो जाएगा। मुरैना, बालाघाट, रायसेन। भोपाल के पास रायसेन है, एकदम देखिए भोपाल के नीचे आ रहा है, भोपाल के एकदम नीचे। और मुरैना उत्तर में सबसे पहला ही है और बालाघाट सबसे नीचे इधर। आइए वापस चलते हैं। तो मुरैना हमने देख लिया, रायसेन देख लिया भोपाल के पास, बालाघाट नीचे देख लिया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1940 से 44 के मध्य शाक आसन परियोजना आई। काकेतो, हारशी, तिगरा बांध का निर्माण किया गया। इसमें मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां पर सिंचाई प्रबंधन के लिए महिलाओं की भागीदारी और भूमिका अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित की गई। अधिनियम के अंतर्गत का मतलब क्या हुआ? कानूनी तौर पर सुनिश्चित की गई। इसका उद्देश्य किसी भी जल उपभोक्ता क्षेत्र में ऐसे भूधारकों की पत्नी जो कि भूधारक नहीं है, उनको भी भूधारण का अधिकार प्रदान किया। कैसे? अधिनियम के थ्रू। मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्र, उच्च वृहद सिंचित क्षेत्र, चंबल घाटी प्रदेश का सबसे सिंचित क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित क्षेत्र कौन सा हुआ? चंबल घाटी। अभी हमने मुरैना देखा था, वहीं पे चंबल घाटी आती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सर्वाधिक नहरों का निर्माण किया गया जिससे लगभग 40% भाग की सिंचाई होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित जिले ग्वालियर और मुरैना है। मुरैना के पास ही ग्वालियर आता है। हम एक बार मैप में देख लेते हैं। मुरैना मुरैना के नीचे ग्वालियर आ गया है ना। आइए वापस चलते हैं। मध्यम सिंचित क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मध्य पूर्व में तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक का क्षेत्र मध्य सिंचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नहरों, कुओं, नलकूपों के माध्यम से 35% भाग सिंचित होता है। इस क्षेत्र के सर्वाधिक सिंचित जिले भिंड और बालाघाट हैं। भिंड और बालाघाट एक बार मैप में देख लेते हैं। भिंड और बालाघाट, बालाघाट अभी आपने देखा ही था ये, और भिंड मुरैना के ऊपर भिंड है। आइए वापस चलते हैं। अल्प सिंचित क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित नर्मदा घाटी अल्प सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पर कुओं और नलकूपों के माध्यम से लगभग 15% भाग सिंचित है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित जिले नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर है। तो ये तीनों देख लेते हैं, ये कहाँ पड़ते हैं? नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर।
नर्मदापुरम होशंगाबाद का नया नाम है। तो होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर उज्जैन के नीचे ही ठीक, उज्जैन के नीचे ठीक आता है इंदौर। ये ऐसे, ये उज्जैन, नीचे इंदौर, साइड में होशंगाबाद। आइए वापस से चलते हैं। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र, एक बार मैं पेन बदल लूँ। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग न्यूनतम सिंचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तालाबों के माध्यम से 10% भाग की सिंचाई की जाती है। इस क्षेत्र में राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी है। डिंडोरी एक बार देख लेते हैं। डिंडोरी बालाघाट के ऊपर डिंडोरी। आइए वापस चलते हैं। मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं नहीं, संयुक्त नदी परियोजनाएं हैं ये, ठीक है। क्योंकि दो राज्यों को या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर संयुक्त परियोजना बनाई गई नदी से रिलेटेड, ठीक है। तो नदी परियोजनाएं हैं ये, और इसमें राज्यों को एक साथ लाया गया है। कई राज्य, दो से ज़्यादा राज्य या दो राज्य भी मिलकर इस तरह की परियोजनाओं को साझा कर रहे हैं। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, महाराणा प्रताप परियोजना चंबल नदी पर, जवाहर सागर कोटा बैराज परियोजना चंबल नदी पर। और ये नदियाँ, ये जो परियोजनाएं हैं, ये बना कौन रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपको राज्य याद रखना है, राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान है। और ये कौन सी नदी पे परियोजनाएं शेयर कर रहे हैं? चंबल नदी। बस राजस्थान और मध्य प्रदेश बस चंबल नदी पर ही परियोजनाएं शेयर कर रहे हैं, मगर परियोजनाएं 3 हैं। तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा, अगर नाम राजस्थान और मध्य प्रदेश का आता है तो आपको चंबल नदी टिक करना है, ठीक है। परियोजना कोई सी भी हो, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 ही परियोजना आपस में सहभागिता कर रहे हैं। गांधी सागर परियोजना, महाराणा प्रताप परियोजना और जवाहर सागर या कोटा बैराज परियोजना, मगर नदी एक ही है। तो इसलिए आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कौन कौन सी परियोजनाओं को कर रहे हैं? ये 5 परियोजनाएं, मगर ये भी याद करना कठिन नहीं है, क्योंकि जो इनकी परियोजनाओं के नाम है वही नदियां हैं। बाघ परियोजना, बाघ नदी। पेंच परियोजना, पेंच नदी। बावनथड़ी परियोजना, बावनथड़ी नदी। और सरदार सरोवर परियोजना, वो बना ही नर्मदा के तट, मतलब नर्मदा से रिलेटेड ये परियोजना है। और आपको सबको पता है कि नर्मदा नदी के तट पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनी गई है। तो सरदार सरोवर योजना, तो उससे आप याद रखिएगा नर्मदा नदी। काली सागर परियोजना, बाघ और सहयोगी नदियां। अगले राज्य देख लेते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर इन्होंने नदियां बनाई हैं। ये भी याद करना कठिन नहीं है, क्योंकि ये उर्मिल परियोजना है, तो उर्मिल नदी से रिलेटेड है। और बची 2 परियोजनाएं, वो दोनों का नाम ही सेम है, बेतवा नदी। तो रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना बेतवा नदी से रिलेटेड है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी से मतलब रिलेटेड है। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी माता टीला परियोजना को कहा जाता है। तो बेसिकली आपके लिए कोई सी भी संयुक्त नदी परियोजना याद करना मुश्किल नहीं रह गया। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी नदियां, अगर परियोजना जरूर अलग है, नदियां भी जरूर अलग हैं, लेकिन जिसकी परियोजना अलग है उसकी नदी सेम है, और जो परियोजनाओं के नाम अलग अलग हैं वो 2 नदियां ही सेम है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने सिर्फ 2 ही नदियों पे परियोजना करी है। आपको उर्मिल नदी का ऑप्शन ही नहीं याद आएगा। जब उर्मिल नदी परियोजना नहीं पूछेगा तो उर्मिल नदी ही याद नहीं करने की जरूरत है। और बेतवा नदी है, तो आपको कोई भी परियोजना दे दे, आपको बेतवा नदी ही लगाना है। मध्य प्रदेश और यूपी से मिलकर बाण सागर परियोजना, ये यूपी तो है, मगर इसमें बिहार भी है। 3 राज्य मिलकर, तब बाण सागर परियोजना सोन नदी के से रिलेटेड।
तो आपको याद रखना है कि कितने राज्यों ने आपस में, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने 5 परियोजनाएं करी हैं साथ में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने 3 परियोजनाएं साथ में करी है, और फिर एक 3 राज्यों का गठन है जिसने बाढ़ परियोजना साथ में करी है और सोन नदी पे की है। लेटेस्ट सिंचाई के आंकड़े पढ़ लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार मार्च 2024 तक राज्य में 37.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई की गई है, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, रबी, खरीफ या अन्य। परिणाम स्वरूप मार्च 2024 तक खरीफ में 2.9 लाख हेक्टेयर एवं रबी में 33.49 लाख हेक्टेयर सिंचाई की गई है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ लेते हैं। बारना नहर, ये यहाँ नहर, ये बारना नदी है, तो इसकी प्रमुख नहर बारना नहर। बेनगंगा नदी की बेनगंगा नहर, चंबल नदी की चंबल नहर, कुंदा नदी की देजला देवड़ा नहर। तो याद करने वाली सिर्फ ये है, माही नदी की माही नहर, नर्मदा नदी की नर्मदा नहर, साटक नदी की साटक नहर, तवा नदी की तवा नहर, बेतवा नदी की हलाली नहर। तो आपको 2 नाम याद रखने हैं, देजला देवड़ा नहर कुंदा नदी की, हलाली नहर बेतवा नदी की। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके विभिन्न जिलों में स्थित प्रमुख बांध, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसके प्रमुख बांधों की बात कर रहे हैं। बांध चामलेश्वर, जिला नीमच, बांध माही, जिला झाबुआ, यशवंत सागर बांध, जिला इंदौर। मैं सभी का रिवीजन मैप के साथ तो करा सकती हूँ, मगर इससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। गांधी सागर, जिला मंदसौर, गुलाब सागर, जिला सीधी, झरिया बांध, जिला सिंगरी, बाण सागर, जिला शहडोल, मटियारी बांध, जिला मंडला, कुड़वन बांध, जिला मंडला, डूंडा बांध, जिला सिवनी, कालिया सेतु बांध, जिला भोपाल, केरवा बांध, जिला भोपाल, कोतवाल बांध, जिला मुरैना। आप इन सब जितने भी ये प्रमुख बांध हैं, इनको इनके ज़िले के साथ आप एमपी के मैप में देख लीजिएगा, आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। इधर वीडियो में मेरे लिए दिखाना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। मध्य प्रदेश के प्रथम नदी जोड़ो परियोजना का नाम क्या है? प्रथम नदी जोड़ो परियोजना, याद रखिए, प्रथम नदी जोड़ो परियोजना, जिला नहीं, प्रथम नदी जोड़ो परियोजना का नाम क्या है? नर्मदा शिप्रा लिंक। इस परियोजना की शुरुआत 29 नवंबर 2012 को हुई। इस परियोजना में ओमकारेश्वर बांध से पानी शिप्रा नदी पर छोड़ा जा रहा है। इस परियोजना से देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर जिलों का 16 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित हो रहा है। वन्य जीव एवं पर्यावरण, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर 79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72% तथा क्षेत्र के कुल वन क्षेत्र का देश के कुल वन क्षेत्र का 12.4% है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र पूरे भारत के वन क्षेत्र का 24.56% है और मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र मध्य प्रदेश की भूमि का 30.72% है। मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का वर्गीकरण: गैर वन क्षेत्र 72.9%, अति सघन वन क्षेत्र 2.016%, मध्य सघन वन 11.10%, खुले वन 11.88%। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का 77,492.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है, वनों से ढका हुआ है। यह क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.114% है। यह रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी करी। इसी के साथ हमारे वीडियो के आज के विषय कंप्लीट हो चुके हैं। हम कल के वीडियो के ऊपर प्रश्न लेकर आए हैं। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। किस प्रकार के अंतर्गत
किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? उत्तर है इसका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया। प्रश्न 2 है, मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम क्या होता है? कुछ समय के लिए होते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? उत्तर है काशी प्रसाद पांडे, जो कि प्रथम है। याद रखना आप इसे। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था? मैंने कल ही बताया था, पुराने विधान भवन का नाम था मिंटो हॉल। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुश्री सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, एम हिदायतुल्ला। आज का प्रश्न हमारा है, प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम और न्यूनतम वन क्षेत्र के नाम बताएं। वन क्षेत्र का नाम बताना है आपको जो प्रतिशत के तौर पे अधिकतम और न्यूनतम हो। आपको आज का विषय, अगर आपको आज का विषय और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से और शेयर से हमारा प्रोत्साहन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।